नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे खुद भी विद्रोहों को वो झेल रहा है। एक तरफ कोरोना ने परेशान किया है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान उस स्थिति को तो संभाल नहीं पा रहा है, प्लस विद्रोह भी हो रहा है। जैसे बलूचिस्तान की स्थिति से आप वाकिफ हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? पाकिस्तान इसको कैसे हैंडल करेगा? क्या ये फिर एक पाकिस्तान के बंटवारे की बिसात बनेगी क्या? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने 1971 पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद भी कोई जो है सीख नहीं ली। ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, किसी कंट्री का कोई हिस्सा एक अलग राष्ट्र बन जाए और उसके बाद भी वो कंट्री इसके ऊपर समझने को तैयार हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। ऐसा हो क्यों रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान जब भारतवर्ष से अलग हुआ तो उन्होंने तो यही कहा था कि हमें इस्लामिक कंट्री चाहिए जी। लेकिन क्या वास्तविक रूप से वो इस्लामिक कंट्री बना? वो पूर्णतः इस्लामिक कंट्री भी नहीं बन पाया और वो एक अंदर का जो भाव था वो वहां उस कंट्री में दिखने लगा और वो इस लेवल तक दिखा जिसे जानकर आप जानते ही होंगे, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो लोग बाद में वहां मुसलमान गए वो हाजिर बोले गए, मतलब उन तक को अपने में शामिल करने को ये तैयार नहीं। पंजाबी मुसलमानों का आपस में जो है वो बंटवारा है और जो अदर कास्ट है, उन अदर कास्ट का मतलब हिंदू और बाकी जो वहां रह गए बंटवारे के समय में, जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए अपनी कंट्री में, भारतवर्ष में, उनके प्रति भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये सारी स्थितियां जो है विद्रोह को नहीं पैदा करेंगी तो और क्या पैदा करेंगी? आपने इक्वल जो है वो शासन जो है पूरे पाकिस्तान पे नहीं किया, कुछ को आपने अपना हिस्सा माना ही नहीं। तो ये जो बलूचिस्तान है और बाल्टिस्तान है, ये तमाम जो इलाके हैं वो उस प्रताड़ना के शिकार हैं और अब वो अपने जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हम खुली फिजा में सांस लें, साहब हम इससे अलग। और यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीओके को भारतवर्ष अपने में शामिल करे, इसके लिए मैं कोई भी शब्द नहीं कहूंगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान वगैरह इन हिस्सों को भारत को अपने में शामिल नहीं करना चाहिए, आजाद करना चाहिए। इनको आजाद करके इनको एक अलग कंट्री बना देना चाहिए। और ये थोड़ा कह रहा हूं तो देश में बहुत से लोगों को बहुत पीड़ा होगी, उनका दुश्मन उनके बगल में खड़ा कर देना चाहिए, वो फिर उससे ही लड़ते रहे। जी जी। भारतवर्ष से लड़ने की बात ही छोड़, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके, ये जो लोग पूछते हैं ना कि आप भी शायद कुछ समय बाद पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है भारत पाकिस्तान का, तो सोल्यूशन यही है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे पाकिस्तान को कमजोर कीजिए, जो हो चुका, अति आवश्यक न हो। तो उनका क्या स्थिति बनता है कि हम उनसे व्यापार के लेवल पे चढ़े रहे उनके साथ, और दूसरे तौर पे अपने आयुध सामग्रियों को, सेना को मजबूत करें, और तीसरा उनको कई टुकड़ों में विभक्त करें। खत्म करने की बात छोड़ दीजिए, खत्म करने पे तो फिर निश्चित जान लीजिए कि वो बाकी का विद्रोह हिंदुस्तान में शुरू होगा। और यहाँ एक और बात मैं कह दूं, शायद लोगों को तकलीफ हो जाए, भारत का बंटवारा नहीं हुआ 1947, ये मेरी अपनी सोच है। इस्लामिक कंट्री की जो कल्पना देखने वाले उनका 3 बंटवारा हुआ। पहला, जो पाकिस्तान चले गए, दूसरा जो हिंदुस्तान में रह गए, जो वहां गए उन्होंने पाकिस्तान को अपनी कंट्री माना, जो यहां रह गए उन्होंने अपने हिंदुस्तान को अपनी कंट्री माना, और फिर हिंदुस्तान में एक और बंटवारा हुआ कि यहां पे कुछ जिनकी सिंपैथी तो पाकिस्तान के प्रति थी लेकिन पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने आज तक भारतवर्ष को अपनी कंट्री नहीं माना, और यही सारी समस्या की जड़ है हिंदुस्तान के अंदर। जो रहते तो भारतवर्ष में है, खाते तो भारतवर्ष में, खुली फिजा में सांस तो लेते हैं भारतवर्ष में, यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं भारतवर्ष में, रोटी कपड़ा मकान सब भारतवर्ष का लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बगावत की सुर्ख की बात करते हैं और ये पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं। तो सर ये राजनीतिक कमजोरी रही है भारत की, या
ये इस्लामिक विचारधारा की वजह से है? नहीं, आज भी मैं इसे ये मानता हूं कि ये राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी कि यह स्थिति देश की बनी। और फिर ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फिर वो जो आग ठंडी पड़ी हुई उसे कुरेदना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान जैसे शब्द की जरूरत क्या हुई? सनातन हिंदू संस्कृति के साथ इस देश का एक लंबा इतिहास रहा है। 1947 और 48 में आके कुछ लोगों को अलग रहने की आवश्यकता होगी। अगर खान पान आधार था तो इसके पहले खान पान नहीं था, संस्कृति का था तो इसके पहले नहीं था। तो साहब ये कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, जिस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक अलग कंट्री बनाई गई। और अगर मैं कहूं कि कहीं न कहीं इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी शुरुआत यहां से हो गई थी कि साहब अगर यहां दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते तो चलो दो कंट्री ही बन जाए तो प्रधानमंत्री हो जाए। और अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए देश का बंटवारा आग में झोंक दिया पूरे देश को। और फिर सही बात तो यह है कि जो अपने ही मां का बंटवारा किया हो उसे मैं गद्दार न कहूं तो क्या कहूं? कोई अपना ही बंटवारा करता है, हम सभी तो एक थे। और फिर उसके बाद ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये बंटवारा फेल हो गया। 1947 से लेके आज 2020 तक उठा के आप देख लीजिए, क्या कोई भेदभाव उन लोगों से हुई है जिनकी इच्छा थी कि हमको पाकिस्तान में चले जाना चाहिए या पाकिस्तान एक राष्ट्र बन जाए? वो सबसे अच्छा पहन रहे हैं, सबसे अच्छा खा रहे हैं और सबसे ज्यादा देश के अंदर तरक्की कर रहे हैं इस भारतवर्ष में। यानी कि वो थ्योरी तो भारतवर्ष में फेल हो गई कि साहब वो दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। ऐसा ही डराकर, ऐसा ही कहकर पाकिस्तान बनाया गया था। और उल्टा पाकिस्तान में समझौता करने के बावजूद आज उठा के देख लीजिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा एक वर्ग विशेष के लोगों की संख्या कितने प्रतिशत रह गई? तो साहब विद्वेष, क्रोध और गलत सोच के साथ शुरू की गई कोई भी चीज अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचती है। उसकी यही दुर्गत होती है, यही परिणाम होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। और अभी आगे बहुत कुछ होगा। तो ये राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी। और कमाल की बात तो ये थी मोनेश जी, जो इस देश में भी 1947 के बाद आए वो भी अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे थे। इस देश की हड्डियों तक से अपने फायदे के लिए खून चूस रहे थे कि हमें क्या मिल जाए। जरूरत इस बात की थी कि इस देश को सजाया जाता, संवारा जाता और इसके लिए सारे लोग कंधे से कंधा मिला के राष्ट्र की सेवा करते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी बहुत से लोगों का कंधा दिखाने के लिए तो लगा हुआ है इस राष्ट्र के विकास में, लेकिन उनका हर कदम इस देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने में, इस देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बदनाम करने में और इस देश को नीचा दिखाने में 24 घंटे का वक्त उनका जाया हो रहा है। बिना किसी का नाम लिए हुए मैं कह रहा हूं, आप खोजिए हिंदुस्तान के परिदृश्य पे, आपको मिल जाएगा कि कौन ऐसे चेहरे हैं। और अगर चेहरा देखने का शौक हो तो कुछ दिनों टीवी के चैनलों पे जो बहस हो रही है वहां उन चेहरों को देखिए और पहचानिए, वहां दिखाई दे रहे हैं, वहां दिख रहे होंगे। और भारतवर्ष का ये देखिए कि उसके बावजूद ऐसे लोगों को स्थान दे रहा है। बोलो, देश को गाली दो, देश के लिए जो कुछ उल्टा सीधा कह सकते हो तुम कहो, उसके बावजूद ये देश तुमको बर्दाश्त कर रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।